गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया पोसाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगूम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 का टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्था। तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यास्था क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। किसी वस्तु या पिंड का वह गुण जिसके कारण बाह्य विकृतकारी बल को हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति आकार में आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है बच्चों, ठीक है, इस पर बाहर से कोई बल लगा रहे हैं, बल लगाते हैं तो वस्तु की क्या स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ही हम इस भारी बल को हटाते हैं तो वस्तु वापस से अपनी अगर प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है, तो वस्तु के इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु पूर्ण रूप से विकृतकारी बल हटाने पर प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है उन्हें तो क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती हैं वो कहलाती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। जबकि जो वस्तुएं आंशिक रूप से विकृत हो जाती हैं, यानी कि बाहर से जब हम बल लगाते हैं तो उनकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन बल हटाने के बाद भी उनमें परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं होता, यानी कि पूर्ण रूप से वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, बल्कि कुछ इनमें परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर घटक कणों के मध्य आपेक्षिक विस्थापन न हो तो वह वस्तु क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी या दृढ़ वस्तु कहलाती है। मैंने जब आपको रिजिड बॉडी पढ़ाया था तो उसमें भी समझाया था कि जब कोई वस्तु है उसके जो है पार्टिकल्स, उनके मध्य बल लगाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु क्या कहलाती है, दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडी कहलाती है। तो हम पढ़ते हैं विकृति। विकृति क्या होती है, विकृति यानी कि हम इसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, किसी ठोस वस्तु के बाह्य बल के प्रभाव में उत्पन्न आकार में परिवर्तन एवं उसके प्रारंभिक आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। यानी कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, उस पर बल लगाया तो उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन में जो उसमें परिवर्तन हुआ और उसका जो प्रारंभिक आकार, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि विकृति होती है आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति 3 प्रकार की होती है। एक होती है अनुदैर्ध्य या तनन विकृति, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और टेंसिल स्ट्रेन। ये होती है जैसे कि बाह्य बल के प्रभाव में किसी ठोस वस्तु की यदि एकांक लंबाई में उत्पन्न विकृति को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जैसे कोई तार है, ठीक है, उस तार की लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। जब हम इसको खींचकर इसकी लंबाई में क्या करें, परिवर्तन करें, बल लगा दिया, बल लगाने से इसकी लंबाई में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। मान लो लंबाई इसकी क्या होगी, एल प्लस एल हुई, तो कितना परिवर्तन हुआ, स्मॉल एल परिवर्तन हुआ। तो उसके किसी लंबाई में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन क्या हुआ, स्मॉल एल, और प्रारंभिक कितना हुआ, कैपिटल एल, यानी कि विकृति क्या हो जाएगी, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति होगी लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति होगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो लंबाई के अनुदिश विकृति अनुदैर्ध्य या क्या कहलाती है, तनन विकृति कहलाती है। तो यानी कि किसी वस्तु की जब हम लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य विकृति। और लंबाई में अगर संकुचन करें तो वो संपीड़न विकृति, यानी कि लंबाई में कमी करें, यानी कि हम उसको कमी कर दें। पहले लंबाई मान लो एल हो और बाद में इसकी लंबाई क्या हो जाए, एल माइनस स्मॉल एल, तो ये क्या कहलाती है, संपीड़न विकृति कहलाती है। दूसरे प्रकार की विकृति होती है जो होती है आयतन विकृति, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बाह्य बल के प्रभाव में किसी वस्तु के एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन को क्या बोलते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति में तो केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, जबकि आयतन विकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि उसके आयतन में पूर्ण में परिवर्तन होता है। तो उस प्रकार की विकृति को क्या बोलते हैं, आयतन विकृति या वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। तो जैसे ये आयतन है तो इसके आयतन में क्या हो गई, परिवर्तन हुआ, ये क्या कहलाता है, आयतन विकृति कहलाती है। जैसे पहले प्रारंभिक आयतन क्या है, v, बाद में हम इस पर बाह्य बल लगाएं, बाह्य बल लगाकर इसमें परिवर्तन करें और मान लो इसका आयतन क्या हो जाए, v प्लस स्मॉल v, तो कितना परिवर्तन हुआ, स्मॉल v का परिवर्तन हुआ। तो ये क्या कहलाती है, आयतन विकृति कहलाती है। वही आयतन विकृति क्या होगी, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। आयतन विकृति आयतन परिवर्तन क्या हुआ, स्मॉल v, और प्रारंभिक आयतन क्या था, कैपिटल V, तो आयतन विकृति क्या हो जाएगी, स्मॉल v
अपॉन कैपिटल V। तीसरे प्रकार की जो विकृति होती है वो होती है अपरूपण विकृति, या हम इसको बोलते हैं आकृति की विकृति, या इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रेन और स्ट्रेन ऑफ शेप। इसमें क्या होता है, यदि एक वस्तु की किसी सतह के समांतर बल आरोपित किया जाए जिसके कारण वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो किंतु उसके आयतन अथवा लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो इस प्रकार की विकृति क्या कहलाती है, अपरूपण विकृति कहलाती है। जैसे कि ये एक वस्तु है, इसके आधार को तो स्थिर रखें और फिर इसमें परिवर्तन करें, तो इस प्रकार से अगर इसमें परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार की, क्योंकि इसका आयतन वही है ना, और इसकी लंबाई भी वही है, लेकिन फिर भी इसका आकार क्या हो गया, परिवर्तित। पहले ये आकार था और अब इसका आकार ये हो गया, तो आकार में परिवर्तन हुआ है जबकि आयतन और लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस प्रकार की विकृति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। जैसे कि ये लंबाई वही है L और आयतन भी वही है, लेकिन इसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन, तो इस प्रकार की विकृति को क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। तो अपरूपण विकृति को उस कोण से नापते हैं जो प्रारंभिक स्थिति स्थिर भुजा के लंबवत, यानी कि ये वाला कोण थीटा कोण, लंबवत रेखा और बाद में बल लगाने पर इस रेखा द्वारा प्राप्त प्रारंभिक और बाद में द्वारा प्राप्त स्थिति के बीच में बनता है, तो इससे हम अपरूपण विकृति को नापते हैं। जैसे कोई घन बाह्य बल के प्रभाव में आकार में परिवर्तन हुए बिना फाई कोण से झुक जाता है या ऐंठ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपरूपण फाई, तो उसका अपरूपण क्या होगा, फाई होगा, अगर कोई फाई कोण से झुक जाता है तो ये आपकी 3 प्रकार की विकृति होगी, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य लंबाई के कारण परिवर्तन, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी पूरे आयतन में परिवर्तन, और अपरूपण में लंबाई और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, केवल उसकी आकृति में परिवर्तन। अब हम पढ़ते हैं प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। साम्यावस्था में एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। यानी प्रतिबल बराबर होता है प्रतिक्रियात्मक बल अपॉन अनुदैर्ध्य परिच्छेद, तो यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल का जो V में सूत्र होता है वो क्या होता है, m1L-1 T-2, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल भी विकृति की तरह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अभिलंबीय या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अभिलंबीय या अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, ये लंबाई के कारण, जैसे लंबाई के कारण विकृति उत्पन्न होती है उसी प्रकार से लंबाई के कारण जो बल प्रतिबल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है वो उसका क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य या अभिलंबीय प्रतिबल कहलाता है। तो जब किसी वस्तु में प्रतिबल वस्तु की सतह पर लंब रूप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिलंबीय प्रतिबल कहते हैं। यानी कि वस्तु की लंबाई में कमी होने पर उसे संपीड्य प्रतिबल और वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उसे तनन प्रतिबल कहते हैं। आयतन या हम इसको बोल सकते हैं बल्क प्रतिबल भी कहते हैं। तो किसी वस्तु के प्रत्येक तल पर बराबर मान के बल लगने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन, अभिलंबीय या अनुदैर्ध्य प्रतिबल में लंबाई में परिवर्तन होता है, आयतन या बल्क में आयतन में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा तथा आंतरिक बल आयतन के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस प्रकार के प्रतिबल को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल कहते हैं, क्योंकि जो आंतरिक बल होता है वो क्या करता है, वापस से उस वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, तो उस पर अंदर से बल लगता है। तो इसी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर इस प्रतिक्रियात्मक बल को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल या बल्क कहते हैं। आयतन प्रतिबल बाह्य बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बाह्य बल क्या करता है, वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने की कोशिश करता है, और आंतरिक बल क्या करता है, उसको वापस से प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करता है। तीसरे प्रकार का जो प्रतिबल होता है वो होता है अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल। तो जब प्रतिबल सतह के समांतर अर्थात स्पर्शीय होता है तो उसे स्पर्शीय या अपरूपी प्रतिबल कहते हैं। जो अपरूपण जिसमें कि क्या होता है, वस्तु की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, केवल आकृति में परिवर्तन होता है, वो होती है अपरूपण विकृति। और अपरूपण में ही इसके स्पर्शीय सतह के कारण होता है, इसे क्या बोलते हैं, अपरूपी प्रतिबल कहते हैं।
हम पढ़ते हैं हुक का नियम। हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रत्यास्थता के लिए एक नियम दिया था जिसे कहा जाता है हुक का नियम। सन 1679 में एक वैज्ञानिक हुक ने बताया था कि प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता क्या होती है, जब वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर वापस आ जाता है। लेकिन अगर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर वापस नहीं आती तो वो क्या हो जाए, तो उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता। तो यानी प्रत्यास्थता की सीमा में, यानी जब तक वस्तु अपनी प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखती है, तो प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल उत्पन्न विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। लेकिन आवश्यक है कि उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, तभी वह वस्तु, उस वस्तु में जो प्रतिबल है वो क्या होता है, विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रतिबल अपन विकृति बराबर प्रोपोर्शनल रूप चिन्ह हटता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोलते हैं, ई, और इस कांस्टेंट ई को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो नियतांक ई को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जब विकृति अनुदैर्ध्य होती है तो उसे प्रत्यास्थता गुणांक को क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसे किससे लिखते हैं, वाई से लिखते हैं। जब विकृति आयतन विकृति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस कहते हैं, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं। जब विकृति किस में होती है, आकृति में होती है, जो अपरूपण के कारण होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, जिसे ईटा से व्यक्त करते हैं। तो विकृति 3 प्रकार की, प्रतिबल 3 प्रकार के, और प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थता सीमा एवं पराभव बिंदु क्या है। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। वैज्ञानिक हुक ने प्रतिबल एवं विकृति के बीच एक ग्राफ खींचा था। हुक ने एक नियम दिया था, हुक का नियम, और उन्होंने एक ग्राफ खींचा था किसके बीच में, प्रतिबल और विकृति के बीच में। उसी के आधार पर इन्होंने ये नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि यदि किसी वस्तु पर एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती और स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। वस्तु की इस सीमा को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। यानी कि वस्तु पर एक सीमा तक बल लगाओ तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, लेकिन इसकी एक सीमा ऐसी होती है कि अगर अपन उसमें उतना बल लगा दें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटकर नहीं आती, वो वैसी की वैसी रह जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा पर प्रतिबल क्या होता है, विकृति के क्या होती है, समानुपाती होता है प्रत्यास्थता की सीमा तक। ठीक है, यहीं तक प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा तक वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाकर वापस से हटा दिया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। लेकिन प्रत्यास्थता की सीमा के पश्चात वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यदि प्रत्यास्थता सीमा के पश्चात भी वस्तु पर क्या लगाया जाए, बाह्य बल और लगाया जाए, तो एक स्थिति ऐसी होती है कि जब बिना बल बढ़ाए ही वस्तु की लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, पराभव बिंदु कहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि अब इसके बाद भी हम अगर वस्तु पर और बल लगाए तो उसके बाद वस्तु बिना बाह्य बल के भी उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पराभव बिंदु कहते हैं। तो पराभव बिंदु के बाद भी बल लगाने पर, अगर पराभव बिंदु के बाद भी हम बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, टूट जाती है। अगर अब इस पर बल भी मत लगाओ तब भी वस्तु में वृद्धि होती रहती है, लेकिन पराभव बिंदु के बाद भी अगर अब इस पर और बल लगाया जाएगा तो अब वस्तु की सहन करने की सीमा खत्म हो जाती है और वस्तु क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। प्रत्यास्थता विश्रांति काल, या फिर हम इसको बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। कभी कभी बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु तत्काल अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती बल्कि कुछ समय पश्चात आती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता विश्रांति काल। कभी कभी क्या होता है, जब हम वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। तो इस कुछ समय को ही क्या बोलते हैं, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल कहते हैं। जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर आरोपित बाह्य बल में तेजी से कई बार परिवर्तन हो तो वस्तु थोड़ी देर में प्रत्यास्थता का गुण खो देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब किसी वस्तु पर किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जिसमें प्रत्यास्थता का गुण है उस पर बाहर से बल लगाया जाता है तो और उसमें बार बार बल लगाया जाए, एक बार बल लगाया फिर हटा लिया, वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ गई, फिर उस पर बल लगाया फिर हटा लिया, फिर वस्तु प्रारंभिक अवस्था में, ऐसे बार बार इसमें परिवर्तन किया जाता है तो थोड़ी देर पश्चात वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आती, यानी कि वो अपने प्रत्यास्थता का गुण क्या हो जाता है, खो देती है।
इसी को क्या बोलते हैं, लचक या थकान कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। तो कुछ समय पश्चात वस्तु लेकिन कुछ समय पश्चात वस्तु क्या हो जाती है, पुनः प्रत्यास्थ हो जाती है, यानी कुछ समय तक वो अपनी प्रत्यास्थता के गुण को खो देती है, जिसे क्या बोलते हैं, लचक या थकान कहते हैं। नेक्स्ट प्रत्यास्थ शिथिलता, या हम बोल सकते हैं इलास्टिक हाइसेथेरिस। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु में विकृति प्रतिबल के साथ साथ क्या हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है और पिछड़ जाती है। तो विकृति का प्रतिबल से क्या पिछड़ना ही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ शिथिलता कहलाता है। कि वैसे तो देखा है विकृति क्या होती है, प्रतिबल के समानुपाती होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो क्या होती है कि वस्तु की जो विकृति है वो प्रतिबल से क्या हो जाती है, साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि उससे थोड़ी पिछड़ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ शिथिलता कहते हैं। इसलिए भार बढ़ाने पर उत्पन्न विकृति भार घटाने पर उत्पन्न विकृति से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यदि प्रत्यास्थता, अब हम पढ़ रहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक यानी मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक मैंने पहले ही बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला क्या है, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, वाई से व्यक्त करते हैं। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा में, यानी कि वस्तु की प्रत्यास्थता का गुण जब तक रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, वाई से व्यक्त करते हैं, यानी कि वाई बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, एफ अपॉन ए। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन के कारण, यानी कि स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो इसलिए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, या हम बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। सेकंड है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस, जिसको के से व्यक्त करते हैं। तो वो क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा में आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं। तो के बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल पी, इसको को पी से व्यक्त करते हैं, पी बराबर एफ अपॉन ए, और आयतन विकृति स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। तो इसलिए के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ अपॉन ए स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, या हम बोल सकते हैं माइनस का एफ वी कैपिटल वी स्मॉल वी ए, या फिर हम एफ अपॉन ए को पी भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस पी कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी। यहाँ पर जो ये ऋणात्मक चिन्ह है ये बता रहा है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और हम जानते हैं जैसे जैसे दाब हम बढ़ाते जाते हैं आयतन में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो द्रव एवं गैसीय पदार्थों के लिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, दाब में परिवर्तन। और यदि आयतन में संगत परिवर्तन क्या हो, यदि आयतन में परिवर्तन क्या हो, dv हो, तो k बराबर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv अपॉन v, या हम बोल सकते हैं k बराबर माइनस का v dp अपॉन dv। तो यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है आयतन में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम है यानी कि 1/k, उसको क्या बोलते हैं, संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो गुणांक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, वो होता है अपरूपण, या इसको हम बोलते हैं दृढ़ता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की क्या आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु उसका आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो वस्तु अपरूपित कहलाती है कि उसमें आयतन तो स्थिर रहता है लेकिन उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अतः प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अपरूपी प्रतिबल और अपरूपी विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं, या इसे अपरूपण कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, ईटा से व्यक्त करते हैं, यानी कि ईटा इक्वल टू होता है आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। जैसे ये स्थिर भुजा है, ठीक है, ये वस्तु ये की प्रारंभिक स्थिति है ना। अभी हमने इस पर भार से बल लगाया तो वस्तु की स्थिति किस प्रकार से हो गई, इस प्रकार से, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। कितना परिवर्तन हुआ, एक्स परिवर्तन हो गया। तो वस्तु का आयतन तो समान रहा लेकिन इसकी क्या हो गई, स्थिति परिवर्तित हो गई, यानी कि आकृति परिवर्तित होगी। तो अपरूपी प्रतिबल क्या होता है, एफ अपॉन ए, और अपरूपी विकृति क्या होगी, थीटा, क्योंकि कितना परिवर्तन हुआ है, थीटा एंगल से परिवर्तन हुआ है। तो यानी कि ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा। यदि थीटा बराबर क्या हो, 1 रेडियन हो, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। तो अर्थात दृढ़ता गुणांक ईटा उस स्पर्शीय रेखीय प्रतिबल के बराबर होता है जिसके कारण एकांक रेडियन
का अपरूपण उत्पन्न होता है। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है ईटा का वो क्या होगा, m1l-1 t-2, और m केस में इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोस पदार्थों में ही होता है, क्योंकि तरल पदार्थों की में जो निश्चित आकृति का गुण नहीं होता, क्योंकि तरल पदार्थों की निश्चित आकृति नहीं होती और अपरूपण में उसकी आकृति में ही परिवर्तन होता है। इसलिए दृढ़ता गुणांक जो है वो केवल ठोस पदार्थों में पाया जाता है, तरल पदार्थों में नहीं पाया जाता। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको प्रत्यास्था और प्रत्यास्था गुणांक समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।